हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबी ई लर्निंग में। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 12वीं के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, कई जगह भूमंडलीयकरण भी लिखा होगा, भूमंडलीयकरण, ठीक है, जो भी है जितने भी नाम है कोई इशू नहीं है, भूमंडलीकरण हो, ग्लोबलाइजेशन हो, ठीक है। तो ये पूरा एक चैप्टर है वैश्वीकरण, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम हैं, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन इत्यादि। तो इस चैप्टर को इस पूरी वीडियो में चैप्टर समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर जरूर करें। जो साथी एनबी ई लर्निंग से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं वैश्वीकरण। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है उसका वैश्वीकरण का अर्थ, अभिव्यक्तियाँ और वाद विवाद। इसको लेकर जो वाद विवाद हुए, क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी नहीं है, इन सभी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले मैं चैप्टर से ना जाके एक चीज़ बता दूं कि आज आप मैकडोनल्ड का बर्गर खा पाते हो, रीज़न क्या है? वैश्वीकरण। आप घर बैठे फ्लिपकार्ट से, अमेजन से कुछ भी मंगवा सकते हो। तो क्या एग्जाम्पल है वैश्वीकरण। तो और ऐसे बहुत से उदाहरण है बेटा जो वैश्वीकरण है। आप जीन्स पहनते हो, आपने हेयर कट करवाते हो, आप घर बैठे कहीं भी मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप चैट कर सकते हो, इंटरनेट जो अमेरिका ने जन्म दिया उसका आज आप प्रयोग करके पढ़ाई कर रहे हो। तो क्या है? वैश्वीकरण के कारण। क्योंकि वैश्वीकरण का अर्थ है कि विभिन्न देशों के बीच सूचना, वस्तुओं, सेवाओं का आदान प्रदान बिना किसी रुकावट के। तो ये तो नॉर्मल जो मीनिंग है शब्द का वो आपको बताया। अब पाठ्य पुस्तक क्या कह रहा है वो बताता हूं आपको। वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने निर्णयों को दुनिया के एक क्षेत्र में कार्यान्वित करते हैं जो दुनिया के दूरवर्ती क्षेत्रों व्यक्तियों के व्यवहार के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लाइन बड़ी पेचीदा लग रही होगी आपको, क्या है सर? तो बता रहा हूँ, एक वैश्वीकरण के कारण एक देश में घटी घटना विश्व के अन्य देशों को भी प्रभावित करती है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना में कोरोना आया, आज दुनिया भर के सभी देश चपेट में। किस कारण? वैश्वीकरण। क्योंकि वैश्वीकरण के कारण वस्तुओं, सेवाओं, लोगों का, सूचना का एक देश से दूसरे देश के बीच आदान प्रदान होता है। अब यहाँ के लोग चाइना में काम करने जाते हैं, चाइना की चीज़ें यहाँ आती हैं, यहाँ के अमेरिका। तो इसी तरीके से एक कंट्री की बीमारी पूरे वर्ल्ड में फैल गई है। तो वो वैश्वीकरण से हम ले सकते हैं, सीख सकते हैं कि वैश्वीकरण का मतलब यह है कि विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, सूचनाओं, लोगों का आदान प्रदान। चलो, इससे थोड़ा इजी समझ में आएगा। स्टार को देख रहा हूँ, इस वाले पॉइंट से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का बुनियादी तत्व प्रवाह मतलब होता है बेटा निर्बाध तरीके से बहना। निर्बाध मतलब बिना बाधा के बहना, निर्बाध तरीके से आवाजाही से बहना प्रवाह का अर्थ है, ठीक है। अब बहना क्या 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 चीज़ बहेगी? वस्तुएं, सेवाएं, सूचनाएं, है ना, ये सब। प्रवाह कई प्रकार के होते हैं। वस्तुओं, पूंजी, श्रम, विचारों का विश्व के एक हिस्से से दूसरे अन्य हिस्से में मुक्त प्रवाह। तो बेटा ये डेफिनेशन सबसे बेस्ट रहेगी कि वैश्वीकरण में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, पूंजी, श्रम, विचारों का विश्व का एक हिस्से से दूसरे अन्य हिस्से में मुक्त प्रवाह, उसे वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण को भूमंडलीयकरण भी कहते हैं, जो कि आपको मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में। और एक बहुआयामी अवधारणा है, केवल वस्तुओं, सेवाओं तक सीमित नहीं है। हर चीज़ जो एक कंट्री की दूसरी कंट्री में जा रही है, चाहे कोई इन्वेंशन क्यों ना हो, जैसे वैक्सीन स्पुतनिक रूस की है लेकिन इंडिया में भी प्रयोग हो रहा है, तो क्या है ये वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाया है। ये ना तो केवल आर्थिक परिघटना है, ना ही सिर्फ सांस्कृतिक, राजनीतिक, यानी मनुष्य के हर पक्ष में वैश्वीकरण का प्रभाव देखा जा सकता है। आप जो कपड़े पहनते हो, आप जो खाना खाते हो, जो जैसा व्यवहार करते हो, सब क्या है? वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। बहुआयामी मतलब मल्टी कंसेप्ट, बहुत सारे कंसेप्ट हैं इसके। तो वैश्वीकरण में किन किन चीज़ों का प्रभाव होता है बेटा? वस्तुओं, पूंजी, श्रम, विचारों, इन सब का, साथ में और भी चीज़ें, ठीक है। तो वैश्वीकरण के कारण कुछ फायदे हुए हैं। क्या हुए हैं?
पहला पॉइंट ये लिखेंगे, अगर 3 नंबर का प्रश्न आता है कि वैश्वीकरण के 3 फायदे बताओ, तो 3 पॉइंट याद कर लो, 3 में से 3 नंबर मिलेंगे। उन्नत प्रौद्योगिकी एवं विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, जिस कारण आज विश्व एक वैश्विक ग्राम बन गया है। पूरी दुनिया एक गांव की तरह बन गई। जैसे गांव में जाना आसान होता है, उसी प्रकार विश्व के किसी भी देश में जाना बहुत ही आसान हो गया है। किसके कारण हुआ बेटा? वैश्वीकरण। और उन्नत प्रौद्योगिकी का मतलब होता है बेटा कि एक देश की टेक्नोलॉजी दूसरे देश में यूज होना। आपको पता होगा इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? अमेरिका ने किया था। किस लिए किया था? सेना के लिए बस। और आज हम सब उसका प्रयोग कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट देखो, टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप, इंटरनेट व अन्य सूचना तकनीकी साधनों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार में क्रांति दिखाई है। आज हम गूगल पे किसी भी कंट्री का कोई भी डिटेल सर्च कर सकते हैं, किसी भी डेट के न्यूज़ चैनल को लाइव देख सकते हैं, कोई भी चीज़ बुक से नेट से पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया है? तो वैश्वीकरण के कारण विभिन्न भागों में, विश्व के विभिन्न भागों में बेटा संचार क्रांति हुई है। ठीक है, ये पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बार बार। ये क्या है? विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति हो गई है। पहला पॉइंट क्या है? आज विश्व एक ग्रामीण बन गया है। ठीक है, अगला तीसरा कि पर्यावरण की वैश्विक समस्याओं जैसे सुनामी, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक ताप वृद्धि, कोरोना हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो विभिन्न पर्यावरण की समस्याओं या विभिन्न समस्याओं को निपटने के लिए सभी देश एकजुट हो गए हैं। ये 3 फायदे हैं वैश्वीकरण के बेटा, याद रहेगा आपको। ठीक है, और वैश्वीकरण की कुछ खास बातें और भी हैं कि वैश्वीकरण से बेटा पूंजी यानी कि मनी, श्रम, मेहनत, वस्तु, विचारों का मुक्त प्रवाह होता है। क्लियर है पॉइंट कि पूंजी, श्रम, वस्तु, विचारों का एक देश से दूसरे देश में मुक्त प्रवाह होता है वैश्वीकरण के कारण। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, पूंजीवादी व्यवस्था, खुलेपन और विश्व व्यापार में वृद्धि। पूंजीवादी मतलब कोई भी कंपनी किसी भी कंट्री में जाकर अपनी कंपनी खोल सकती है, पैसा कमा सकती है। खुलेपन यानी सरकार किसी भी कंपनी पर ज़्यादा टैक्स वैक्स वो नहीं लगाती, सिर्फ जो लॉजिक है वो लगाती है। और व्यापार में वृद्धि हुई है। तीसरा, देशों के बीच आपसी जुड़ाव, अंतर्निर्भरता। विभिन्न देश आपस में जुड़े हुए हैं। आप एमआई का फ़ोन यूज़ करते हो या वीवो, ओप्पो का, तो कहाँ से आए? वो चाइना से आए। क्यों आए? वैश्वीकरण के कारण, क्योंकि विभिन्न देशों के बीच आंतरिक जुड़ाव हो गया है। तो हम घर बैठे किसी भी कंट्री की चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। चौथा, विभिन्न आर्थिक घटनाओं जैसे मंदी, तेजी, महामारियाँ, एंथ्रेक्स, कोविड-19, इबोला, HIV एड्स, स्वाइन फ्लू जैसे इन पे एक सहयोग मिलता है, वैश्विक सहयोग। अब विशेषताएं और कारण में क्या फ़र्क है? कारण मतलब इसके क्या फ़ायदे हुए हैं? तो विश्व ग्राम बन गया है, क्रांति हुई है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ये कारण वाले आप इसकी विशेषताओं में भी ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है बेटा, कोई इशू नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वैश्वीकरण के कुछ एग्जाम्पल देने हैं बेटा। उदाहरण तो आप बहुत दे सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में मैकडी का बर्गर दिया था, मुंह में पानी आ गया होगा आपके। तो पहला है कि विदेशी वस्तुएं भारत में उपलब्ध हो सकती हैं, ये वैश्वीकरण के उदाहरण है। एमआई फ़ोन का ले लो उदाहरण आप एक। युवाओं को करियर के विभिन्न नए अवसरों का मिलना। अब इंडिया के जो टैलेंटेड लोग होते हैं, फॉरेन में काम कर रहे हैं, पूरे कनाडा में आधा इंडिया बसा हुआ है। ठीक है, किसी भारतीय का अमेरिकी कैलेंडर और समय अनुसार सेवा प्रदान करना, यानी कि जैसे आपको उधर रात में भी एयरपोर्ट पे काम होता है, अस्पतालों में होता है, यानी कॉल सेंटर में होता है, तो डे नाइट काम चलता रहता है। किसके कारण हुआ है? वैश्वीकरण के कारण बेटा। फसल के खराब हो जाने से कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली बेटा? क्योंकि बड़े बड़े जो मालिक के ठेकेदार हैं कुछ खेतों पर अपना कब्जा कर लेते हैं, या किसानों को लालच देते हैं कि भाई ये उगाओ हमें तुम इतना कर्ज देंगे, बाद में नहीं देते, तो इससे कुछ नुकसान भी हुआ है। तो ये भी याद करना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला, अनेक खुदरा व्यापारियों को डर है कि रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लागू होने से रिटेल कंपनी आएगी, रोजगार छिन जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लो, आजकल सब्जी से लेके हर चीज़ तक ऑनलाइन आपके घर में आ रही है, तो जो दुकानदार हैं, जो छोटे मोटे, उनकी रोजी रोटी छिन रही है। तो इसके नेगेटिव पॉइंट है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऊपर पॉजिटिव है 3, तो नीचे नेगेटिव दे रहा हूँ बेटा। लोगों के बीच आर्थिक असमानता, कुछ लोग गरीब, कुछ लोग अमीर हो रहे हैं। अभी एक अखबार में आया था कि बीच में इस महामारी में अरबपति हो गए हैं और गरीब और गरीब हो गए हैं, तो ये चीज़ हो गया। तो आपके 4 पॉइंट क्या है? नेगेटिव 3 पॉइंट, कि अगर आ जाए परीक्षा में कि वैश्वीकरण के पक्ष विपक्ष में 6 नंबर का प्रश्न आ जाए, तो 3 पक्ष में लिखोगे 6 और 3 विपक्ष में लिखोगे। आगे बढ़ते हैं।
और ये उदाहरण सकारात्मक नकारात्मक, यानी वैश्वीकरण के फायदे में नुकसान भी है। फायदे क्या है, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है, हम आगे बढ़े। नुकसान क्या है, घंटे घंटे हम फ़ोन पे बिताते हैं, जिससे आई साइट खराब होती है हमारी, लोगों में नैतिकता खत्म हो रही है, ये सब हो रहा है। तो हम जो इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो वैश्वीकरण के 3 प्रभाव पड़ेंगे। राजनीतिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा हमारे देश में या दुनिया के देशों में, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक। तो राजनीतिक मतलब जैसे कि यहाँ के अगर कोई भी पार्टी जीतती है तो बाहर भी फर्क पड़ता है। हर पार्टी के नेता की अलग सोच होती है। जैसे पुलवामा अटैक का जवाब उन्होंने दिया था पाकिस्तान को, तो हर पार्टी का एक अलग होता है। आर्थिक इनकम से जुड़ा है और सांस्कृतिक आपके रहन सहन, खान पान, पूजा पाठ, पहनावे से जुड़ा है। ठीक है, तो राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़ेंगे। ध्यान से देखना बेटा, बहुत ईजी चैप्टर है, बुक में भी पढ़ोगे तो बहुत ईजी है। तो पहले राजनीतिक प्रभाव पढ़ लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि राजनीतिक प्रभाव बताइए। तो वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में कमी आई है, यानी राज्य बहुत कम हस्तक्षेप करता है। कोई भी व्यक्ति अपना ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल शुरू कर सकता है, कोई भी जोमेटो स्विगी में काम कर सकता है। तो राज्य अब कुछ एक मुख्य कार्यों जैसे कानून व्यवस्था बनाना और सुरक्षा तक ही सीमित है। आज से 20 साल पहले हर एक दुकान को पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, वैसे आज भी लेनी पड़ती है पर ईजिली मिल जाती है, उस समय बहुत मुश्किल से परमिशन मिलती थी। तो वैश्वीकरण से बेटा राज्य की क्षमता में, यानी सरकार की क्षमता में कमी आई है। अब सरकार के हाथ में कुछ ही मामले हैं, बाकी में स्वतंत्र हैं। कानून व्यवस्था बनाना और सुरक्षा ये राज्य के प्रमुख कार्य हैं। और अब बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का मुख्य निर्धारक है, यानी मार्केट में कौन सी कंपनी आ रही है, कौन सी दवाई आ रही है, कौन सा क्या आ रहा है, ये सब गवर्नमेंट इतना बहुत हस्तक्षेप नहीं करता। हाँ, जो मेन सीन है जैसे कि कोवैक्सीन, कोविड, इसमें तो इंडिया का रोल है। लेकिन आपको पता है, आप क्रोसिन लेने, पैरासीटामोल लेने जाओगे तो बहुत सारी कंपनियों का मिलेंगे, कैडिला का, ठीक है, उसका बहुत सारी कंपनी, जायडोस का, इन सब का। तो राज्य की क्षमता में कमी आई है, नंबर 1 महत्वपूर्ण पॉइंट। दूसरा, राज्य की प्रधानता बरकरार है तथा उसे वैश्वीकरण से कोई खास चुनौती नहीं मिल रही और इससे राज्य को कोई हानि भी नहीं हो रही। भाई राज्य को क्या हो रहा है, 18% जीएसटी मिल रहा है और क्या चाहिए तुम्हें, है ना। तो राज्य का क्षमता में कमी आई है और राज्य की अभी भी मुख्यता है। राज्य चाहे तो जब चाहे किसी भी कोई भी रूल लगा सकता है। तो प्रधानता बरकरार है और वैश्वीकरण से राज्य काम में कोई रुकावट नहीं आई है। तीसरा क्या है महत्वपूर्ण पॉइंट, इस पहलू के अनुसार वैश्वीकरण के कारण अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के बूथ पे राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं। आधार कार्ड, आप एक फिंगरप्रिंट लगाओ और किसी भी दुकान से पैसे ले सकते हो, फ़ोन पे करो, आप कुछ भी हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी के बदले राज्य नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकता है और कारगर ढंग से कार्य कर सकता है। यानी आधार कार्ड से हर इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग जन्म ले रहे हैं, ये सब आधार कार्ड से और बहुत जानकारी मिलती है। तो राज्य ताकतवर भी हुए हैं। तो 3 पॉइंट हैं महत्वपूर्ण कि क्षमता में कमी आई है क्योंकि इसका काम कानून व्यवस्था बनाए रखना रह गया और प्रधानता बरकरार है। और राज्य ताकतवर किस मामले में हुआ है कि टेक्नोलॉजी से अपने लोगों के बारे में सूचनाएं एकत्र कर सकता है। ये राजनीतिक प्रभाव हैं वैश्वीकरण के। अब आर्थिक की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन जैसे बहुत से बड़े बड़े संगठन बने हैं जो देशों को सहायता भी प्रदान करते हैं, उधार भी देते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक नीतियों का निर्माण होता है। इन संस्थाओं में धनी, प्रभावशाली, विकसित देशों का प्रभुत्व है। तो नेगेटिव क्या है कि जो वर्ल्ड बैंक है, IMF है या विश्व व्यापार संगठन सिर्फ अमीर देशों के ही हाथ की कठपुतली है। इससे क्या हुआ, आयात प्रतिबंधों में कमी, यानी कि आर्थिक रूप से अब कोई भी कंट्री से कोई भी सामान मंगवा सकते हैं, ज़्यादा आपको चार्ज नहीं देना पड़ता। तो आयात प्रतिबंधों में कमी आई है आर्थिक वैश्वीकरण से। दूसरा, पूंजी के प्रवाह से पूंजीवादी देशों को लाभ मिला है परंतु विकासशील देशों को कम लाभ मिला है। ये नुकसान वाला पॉइंट होगा कि विकासशील इंडिया जैसे देशों को कम फायदा मिला है, अमेरिका जैसे, चाइना जैसे कंट्री को बहुत फायदा मिला है। इंडिया की कोई कंपनी स्मार्टफोन के मामले में आगे नहीं है। विकसित देशों द्वारा वीजा नीति द्वारा लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध, यानी विकसित देशों ने कुछ प्रतिबंध लगाते लेकिन विकासशील देश में कोई भी कहीं से भी आ सकता है। वैश्वीकरण के सरकारें अपने सामाजिक सरोकार से मुंह मोड़ रही हैं, यानी कुछ सरकारें सिर्फ दिखावा कर रही हैं। ठीक है, ये भी आर्थिक पैसा कमाना मुख्य उद्देश्य है उनका। और वैश्वीकरण के आलोचक कहते हैं कि इससे आर्थिक असमानता बढ़ रही है। तो मेन पॉइंट है कि भाई हाँ, अमीर बन रहा है, गरीब गरीब बन रहा है, किसके कारण, वैश्वीकरण के। नेगेटिव भी है, पॉजिटिव है। अच्छा सोचो तो अच्छा है,
बुरा तो बुरा, टीवी का आविष्कार अच्छा है लेकिन आप 5 घंटे देख रहे हो तो बुरा है, वही चीज़ है। और सांस्कृतिक प्रभाव, ये तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। पश्चिमी संस्कृतियों का बढ़ावा, आपके हेयर स्टाइल, जीन्स, खाने पीने की स्टाइल से क्लियर होता है कि आप इंडियन नहीं फॉरनर हो। खाने पीने पहनावों के विकल्प में यानी बहुत सारे ऑप्शन मिल गए हैं आपको, आप कोई भी चीज़ खा सकते हो। नूडल्स हो गए, चाउमीन हो गए, मोमोस, ये सब क्या बाहर से वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण आई है। लोगों में सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं। अब भाई आपके मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर घर, हर चीज़ नए नए स्टाइल के, संस्कृतियों की मौलिकता पर बुरा असर पड़ा है। यानी जो हमारी संस्कृति थी, धोती और कुर्ता पजामा, वो सब एंड हो गया है, इससे बुरा असर। तो ऊपर के 3 पॉजिटिव है और बाकी 2 नेगेटिव। ठीक है, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है बेटा? अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि वैश्वीकरण से इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ा है। और ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, बस ये सेकंड लास्ट पॉइंट है और ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे। तो आज़ादी के बाद भारत ने संरक्षणवाद की नीति अपनाई, यानी अपने आप को सेफ रखने की, और घरेलू उत्पादकों पर जोर दिया। आज़ादी के बाद 1947 के बाद की घटना, ये 1991 तक की घटना रहे। ठीक है, तो आज़ादी के बाद भारत ने क्या कहा कि बाहर से चीज़ें कम मंगवाने पे जोर दिया और घरेलू उत्पादकों में जोर दिया ताकि इंडिया आत्मनिर्भर बन सके। 1991, मैंने कहा ना 1991 में नई आर्थिक नीति लागू की गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि वित्त मंत्री थे, 1991 में नई आर्थिक नीति लागू की गई जिससे भारत ने वैश्वीकरण को अपनाने के लिए तैयार हुआ और खुलेपन की नीति अपनाई। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो LPG यानी कि वैश्वीकरण की नीति इंडिया ने कब अपनाई? 1991 में अपनाई। वैश्वीकरण के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि 7.5% वार्षिक बढ़ोतरी हुई, जो कि पहले 5.5 थी। तो 2.0% इंक्रीजमेंट हुई किसमें? आर्थिक वृद्धि में। भारत के अनिवासी भारतीय विदेशों में संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। कनाडा में गुरुद्वारा भी है। ठीक है, तो इससे ये होता है कि भाई अब जहाँ पे इंडियंस की संख्या ज़्यादा, वहाँ मंदिर भी बनाए गए हैं, गुरुद्वारे बनाए गए। तो भारत के जो NRI इंडियंस हैं वो विदेशों में इंडियन संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया बेटा। सेकंड, भारत के लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अपना वर्चस्व स्थापित करने में कामयाब रहे। गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई। कहाँ के हैं? भारतीय हैं। अमेरिका में अभी फ़िलहाल रह रहे हैं फ़िलहाल, पर इंडियन है वो। तो ये है कि भारत के लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं। आज भारतीय लोग वैश्विक स्तर में उच्च पदों पर, अब ऐसे पता नहीं किसी कंट्री के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो भारतीय हैं, अमेरिका के साथ ब्रिटेन याद नहीं मुझे, तो उसमें तो उच्च पदों में जा रहे हैं, फ़ायदे इंडिया को हो रहे हैं। लेकिन कुछ नुकसान भी है भाई, वो तो है ही, हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान तो होता ही है। तो नुकसान क्या है बेटा, वो देखेंगे। जो वामपंथी हैं, जो कहते हैं कि नहीं भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दो, इसके आलोचना करते हैं। उनके अर्थ में कि राजनीतिक अर्थों में राज्य कमज़ोर हो गया है, क्योंकि कोई भी बंदा कोई भी दुकान खोल सकता है, कोई भी बंदा कोई भी कर ले, कुछ भी बेच सकता है, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो ना हो, ऐसा कोई नहीं। ऐसे 90% यहाँ पे रेहड़ी पटरी वाले इंडिया में जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा, क्या बेच रहे हैं, खा के कुछ बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, ये भी होता है। तो ये चीज़ें आर्थिक क्षेत्र में कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक निरंतरता और संरक्षणवाद का दौर कायम करना चाहते हैं। यानी कि जैसे अब कंपनियों को बेच रहे हैं प्राइवेट के हाथों, तो नहीं करना चाहिए, और इंडिया की कंपनी को बढ़ावा देना चाहिए। इंडिया के स्मार्टफोन, इंडिया को वो कि इंडिया के लोग स्मार्टफोन बनाए, बाहर जाए इंडिया के फ़ोन, है ना, ऐसा चीज़ होनी चाहिए। सांस्कृतिक संदर्भ में हमें अपनी संस्कृति को अपनाना होगा। जैसे फॉरेनर कभी अपनी संस्कृति नहीं त्यागते, चाहे इंडिया में आ जाए चाहे कहीं भी आ जाए, लेकिन इंडियंस यहाँ तो साड़ी पहनेंगे, वहाँ जाके शॉर्ट में आ जाएंगे। तो इंडिया लोग अपनी संस्कृति को हानि पहुँचाते हैं, तो हानि होगी। और जो पुराने तरीके से नमस्ते करने का तरीका था, जो मिलने का, जो बैठ के खाने का, वो सब बदल रहा है। तो ये किसके कारण हो रहा है? वैश्वीकरण के कारण हो रहा है बेटा। वर्ल्ड सोशल फोरम नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध मंच है। इससे क्या हो रहा है बेटा कि मानव अधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरण मजदूर, ये सब क्या कर रहे हैं कि अब इससे कुछ कंपनियां लोगों का शोषण कर रही है। 12-12 घंटे काम देके प्राइवेट कंपनियां बहुत कम पैसे दे रही है। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण, वो सीधा बोलते हैं काम करो वरना निकाल देंगे आपको। प्राइवेट स्कूल में भी तो ऐसा प्रेशर बना हुआ है बच्चों में, पूछो मत। तो 1999 में सिएटल ने विश्व व्यापार संगठन के एक विरोध का बैठक हुआ, जिसका कारण था कि आर्थिक रूप से ताकतवर देशों ने व्यापार के लिए अनुचित तरीकों का प्रयोग किया। तो ये भी एक प्रॉब्लम आई कि कुछ कंट्री, देखो वैश्वीकरण का फ़ायदा सबको हुआ है, ये नहीं कहूँगा किसी को नहीं हुआ, पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है बेटा विकसित देशों को। विकसित देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इनको।
अब इंडिया में जितनी गाड़ियाँ हैं, जापान की है मोस्टली, जापान की, जर्मनी की, है ना, ब्रिटेन की, रूस, इनकी है। इंडिया की टाटा है, महिंद्रा है, तो इनकी कंपनी ज़्यादा है, ठीक है। तो फ़ायदा विकसित देशों को हुआ है, हाँ विकासशील देशों को हुआ है, लेकिन विकासशील देशों के लोगों ने इसका मिसयूज भी किया है। टेक्नोलॉजी का विकास बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन आजकल बहुत लोग पढ़ाई को छोड़ के टेक्नोलॉजी में ही लगे पड़े हैं। तो वैसे के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अब ये कुछ प्रश्न हैं। वैश्वीकरण के उदय का मुख्य कारण क्या है? उन्नत प्रौद्योगिकी, संचार की क्रांति, जुड़ाव। तो डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपको मैंने समझाया कि वैश्वीकरण क्या होता है बेटा, कि एक बार फिर समझाता हूँ। वैश्वीकरण कि बहुत ही आसान टॉपिक है कि विभिन्न देशों के बीच, वैश्वीकरण का मतलब है विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, पूंजी, श्रम, विचारों, यहाँ पे प्रौद्योगिकी वर्ड भी लिख दो, प्रौद्योगिकी, और सूचना वर्ड भी ऐड कर दो, सूचनाओं, ठीक है। अच्छी परिभाषा बता रहा हूँ आपको। वैश्वीकरण का अर्थ है वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, पूंजी, श्रम, विचारों, प्रौद्योगिकी, सूचनाओं का एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मुक्त प्रवाह और एक बहुआयामी अवधारणा है। इतना लिखते ही आपका वैश्वीकरण क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट करके, और एनबी लर्निंग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।